हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फन टाइम विद अनम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो है ये मेरी आपके साथ फर्स्ट वीडियो है और मैं इसके अंदर आपको जो है बताऊंगी कि आप यूके आने के लिए किस तरह से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स और कोलीग्स हैं जो मुझसे बार बार इन दिनों में पूछ रही थी कि यूके आने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा जो वीज़ा है वो हमें जितना जल्दी हो सके मिल जाए और हम यूके में आ सकें। यूके में आने के आजकल तो बहुत सारे तरीके जो हैं वो यूके गवर्नमेंट ने ओपन किए हुए हैं। आप यूके GOV पे जाके देख सकते हैं, जो इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो है स्टूडेंट वीज़ा और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं और कौन कौन से जो है वो बेहतरीन तरीके हैं जिनके थ्रू आपका वीज़ा जो है वो 100% गारंटी होगा कि वो आपका वीज़ा जो है वो आपको अप्रूव्ड हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, जिससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट जो है इससे भी अच्छी वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए है हेल्पफुल रहें। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसके अंदर हम फुल डिटेल में बात करेंगे और मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि आपका कितना जो है वो एक्सपेंस आएगा और कितना टाइम लग सकता है आपके वीज़े के ऊपर आने में और सारे प्रोसीजर के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने चूज़ करनी है सिटी। आप किस सिटी में आना चाहते हैं, आप किस डिग्री में आना चाहते हैं। आप चाहे आप बैचलर डिग्री पे आ रहे हैं या आप मास्टर डिग्री में आ रहे हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया है, तो आप आएंगे बैचलर में, जो कि यहाँ पे है 3 साल का। अगर आपने बैचलर मतलब 16 ईयर स्टडी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पे भी आपने कर लिया, तो आप आएंगे मास्टर डिग्री में, जो कि यहाँ पे है 1 ईयर की। ठीक है, जब आपने सबसे पहले एक सिटी सिलेक्ट कर लिया कि हमारा इस सिटी में जाने का गोल है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे कि उस सिटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपने क्या करना है कि किस डिग्री में आपने जाना है और किस कोर्स में आपने जाना है। आप क्या करेंगे, उन सब यूनिवर्सिटीज़ को 1 बाय 1 सर्च करेंगे और उनके अंदर आप अपना कोर्स ढूंढेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स है या नहीं है। ठीक है, जब आपको वो कोर्स मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ये आप अप्लाई घर पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। सबसे पहले देखना है कि आप यूके में किस इनटेक में आना चाहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के अंदर 2 इनटेक्स होती हैं, एक होती है जनवरी इनटेक और दूसरी होती है सितंबर इनटेक। आपने जिस इनटेक में आना है, आपने उस इनटेक से आने से 4 महीने पहले अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपकी प्रोसीजर को जो है वो 3.5 मंथ्स तो लग जाते हैं। तो उस लिए बेहतर है कि आपका काम बिल्कुल स्मूथली चले और इसके अंदर कोई भी रुकावट ना आए, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो आप 4 मंथ्स बिफोर जो है इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आते हैं तो इनके पास समटाइम लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो वो जितना जल्दी स्टूडेंट आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वो जो है सीट्स जो है इनकी चले जाती हैं। तो आप 4 मंथ्स पहले जो है वो अप्लाई कर दें ताकि आपकी एक जो सीट है वो रिजर्व हो जाए उस यूनिवर्सिटी के अंदर। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ी है, डिफरेंट क्राइटेरिया है और उनके कुछ डिफरेंट रूल्स हैं जो हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं। पहले मैं फ़ी की बात करूंगी कि अगर हम मिनिमम भी बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर मिनिमम फ़ी है फॉर अ मास्टर डिग्री तो वो 8 से 10,000 पाउंड है और ये जो है मैक्सिमम जाती है आपकी 20,000 पाउंड्स तक। लेकिन बहुत सारी एवरेज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो फ़ी है वो 15 और 16,000 ईयर होती है, जो कि ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में बना देते हैं, जो कि आपको 1500 अप्रॉक्सीमेटली जो है वो पर मंथ पड़ती है। तो आप ये चीज़ें अपने माइंड में रख के लेके आएँ कि आपके पास इतनी इनकम हो कि अगर आपकी फ़ौरन आते साथ जॉब नहीं होती तो आप वो अपनी फ़ी जो है वो पे कर सकें, क्योंकि वो आपको टाइमली पे करनी होती है। अदरवाइज आपको जो है वो फ़ी जो है विद फाइन पे करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है,
आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से रिस्पांस आने में तकरीबन 2 वीक्स का टाइम लगता है। जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर इशू करती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ऑफ़र लेटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंडीशनल लेटर और एक होता है अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी आपकी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको एक वो कंडीशनल लेटर इशू करती है, जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया, अपने कुछ रूल्स, अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको उसके ऊपर लिख के वो भेज देती है आपके ईमेल एड्रेस पे। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे फीस मांग सकती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो का टेस्ट मांग सकती हैं, कुछ आइट्स मांग सकती हैं, कुछ की आइट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका 7 बैंड हो, 6.5 बैंड हो या 6 बैंड हो, वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट वेरी करती है। अच्छा, जब वो उनका कंडीशन आ जाती है फिर आपने क्या करना होता है, उन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है नेक्स्ट अनकंडीशनल लेटर को लेने के लिए। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आइट्स की कंडीशन जो है वो लगाती हैं। आइट्स जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में इस टाइम है 40 से 50 हज़ार रुपये का, पाकिस्तान के लिहाज से। इंडियन और बांग्लादेशी करेंसी का मुझे नहीं हिसाब, अपना आप GOV जो UK की गवर्नमेंट है वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको हर डिटेल जो है प्रॉपरली बताई होगी। अगर आप आ रहे हैं बैचलर की डिग्री में तो आपका जो आइट्स का स्कोर है वो मिनिमम 4.5 होना चाहिए, और अगर आप मास्टर की डिग्री में आ रहे हैं तो आपका मिनिमम जो बैंड है वो 6 होना चाहिए, जो कि तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्टेबल होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही उन्होंने लिख के लगाया होता है कि इतने परसेंटेज पे इतना स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपना जो वो आपको फर्स्ट जो लेटर इशू करती हैं कंडीशनल, उसके ऊपर वो मेंशन करके भेजती हैं कि अगर आप हमारी कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो हम आपको इतना स्कॉलरशिप देंगे। और मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, जो बच्चे जनवरी इनटेक में आते हैं वो स्कॉलरशिप उनको कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आती है, क्योंकि सितंबर इनटेक जो है वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की एक बड़ी इनटेक होती है। यहाँ उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और उसके ऊपर हर यूनिवर्सिटी का ज़्यादा फोकस होता है। और जो जनवरी इनटेक होती है वो ज़रा छोटी होती है और उसके अंदर स्टूडेंट्स भी कम आते हैं, और इसलिए उस पर थोड़े से जो स्कॉलरशिप के चांसेस हैं वो आपके लिए थोड़े कम हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी और इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। स्कॉलरशिप जो है वो आपको यहाँ तो फुली भी मिल सकती है, यहाँ पे पार्शली भी मिल सकती है। ये आपके रिजल्ट के ऊपर बेस करता है और आपकी जो है वो आइट्स के बैंड के ऊपर वेरी करता है। उसके बाद ये है कि आपको जो यूनिवर्सिटी की एक और उनकी कंडीशन होती है, उनकी इनिशियल डिपॉजिट वो आपको फुलफिल करनी होती है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 5000 पाउंड्स जो है वो आपसे रिक्वायर करती हैं कि आप वो पे करके आएँ, बाकी यहाँ पे आप आके इंस्टॉलमेंट में पे करें। तो वो इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 1500 पाउंड्स की पड़ जाती है। उसके बाद आपको TB टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको करवा के आना होता है। वो UKVI की अपने कुछ अदारे हैं जहाँ पे आपको जाके TB टेस्ट करवाना होता है। हर एक किस्म की लैब से आप नहीं जाके करवा सकते, आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है। उसके बाद फिर आपको एक जो उनकी ब्रांच है वो असाइन की जाती है, आपको एक डेट और टाइम दिया जाता है, आपको उसी पे जाना होता है और वहाँ जाके आपको अपना TB टेस्ट करवाना होता है। और वो आपका TB टेस्ट जो है वो क्लियर आना ज़रूरी है UK में एंट्री के लिए। तो अपना आप ख्याल और अपनी जो हेल्थ जो है उसका ख्याल रखना अभी से शुरू कर दें अगर आप जो हैं वो UK में एंट्री चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, उसमें थर्ड कंडीशन जो है आपकी रह जाती है, वो है बैंक स्टेटमेंट की। आपको यूनिवर्सिटी जो है जब आप अपना आप आइट्स दे देते हैं उनको, उसके बाद आप अपना TB टेस्ट भी उनको सबमिट करवा देते हैं, अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारा कुछ सबमिट करवा देते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको जो है वो अनकंडीशनल लेटर इशू करती है। अनकंडीशनल लेटर के अंदर उन्होंने आपको लिखा होता है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट हमें शो करवाएं 28 डेज़ की, तो हम आपको जो है वो फिर कैश इशू कर देंगे। 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट मस्ट है इसके लिए। अगर आप इससे कम की करेंगे तो वो फिर इमेच्योर बैंक स्टेटमेंट होगी और वो आपके वीज़े को रिजेक्ट करने के लिए 100% वो होगी, उसके लिए वैलिड हो जाएगी। तो आपने 28 डेज से एक दिन ऊपर रखना है अपनी बैंक स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ के टाइम में और पाकिस्तान के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसकी वजह से भी सम टाइम कुछ जो घंटे हैं वो टाइम कम पड़ जाता है UK के लिहाज से, तो आपकी जो है वो यहाँ पे
शो होती है कि इनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो इमेच्योर है, तो आपकी वो फिर सक्सेसफुल नहीं रहती। तो आपने 29 डेज पाकिस्तान के डेज के लिहाज से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेच्योर रखवाना है, तो आपका वीज़ा जो है वो इंशाल्लाह 100% जो है वो अप्रूव्ड होगा। अब बारी आती है कैश की। जब आपको वो यूनिवर्सिटी कैश इशू कर देती है और आपकी बैंक स्टेटमेंट का भी टाइम चल रहा होता है, यूनिवर्सिटी उसके दौरान आपसे कांटेक्ट करती है फॉर अ इंटरव्यू। उससे बहुत सारी स्टूडेंट्स की जो है वो जान निकल जाती है कि पता नहीं वो कैसा इंटरव्यू लेंगे, उसमें हम पास कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। पर ये एक बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती। आपसे वो आपका बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, हाँ, लेकिन उसमें जो आपके जवाब हैं वो बिल्कुल वैलिड होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं, आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए कि उनको ये ना लगे कि आप उनके साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं या आपके पास फंड्स की वाकई में कोई कमी है या कुछ इस तरह की बात है। तो आपको उसके एक इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ता है। ये नहीं कि आप पहले एक ही बार में जाएं और क्लियर कर लें, आपको पहले उससे गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन बड़े जनरल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आप जिस भी कंसल्टेंट से तैयारी करें या आप नेट से देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। जब आपको यूनिवर्सिटी से कैश इशू हो जाता है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आप अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपको वीज़ा अपनी अप्लाई करने की भी फीस देनी होती है और साथ में आपको देनी होती है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे जो आपने, अगर आप 1 साल के वीज़े के लिए आ रहे हैं तो आपको पूरे साल की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको पे करके आनी होती है यहाँ पे। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि वो कितनी होती है और आपको वो कितनी पे करके आनी होती है। आप उसको वैसे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो चेंज होती रहती है, क्योंकि पाउंड का भी रेट जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है टाइम के साथ साथ, तो आप उसको देख सकते हैं। जो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी है वो 740 पाउंड्स पर ईयर है ईच पर्सन के लिए। और जो वीज़ा फ़ी है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख लें, क्योंकि उसके अंदर जो है वो चेंजिंग आती रहती हैं। जब ये सारा मामला हो जाता है, जब आप सब कुछ फ़ी वगैरह भी सबमिट करवा देते हैं, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, तो 2 से 3 हफ्तों के दौरान ही आपको जो है वो मेल आ सकती है। अपनी मेल के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि आपको जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको जो है वो एम्बेसी की तरफ से मेल ज़रूर आती है कि आएँ, अपना पासपोर्ट ले जाएँ, आपका वीज़ा लग गया है। तो वो एक बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ होती है आपके लिए, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है उस टाइम के लिए। तो अपनी ईमेल के ऊपर जो है वो उसको अप टू डेट रखें, उसके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि वो मेल जो है वो 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आ सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पर पर्सन यूके आने का जो आपका एक्सपेंस है ओवरऑल वो आपका 23 से 27 और 30 लैक्स का इजीली लग जाता है, क्योंकि अब जो है पाउंड का रेट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है और पाकिस्तान में भी महंगाई जिस तरह से हो गई है, तो वो आप 30 लाख का एस्टीमेट जो है वो अपने माइंड में ज़रूर रखें। और जिस तरह से मैंने आपको इंश्योरेंस की बताई है, हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ी के 740 है, तो अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट आपका आ रहा है तो वो उसकी सेपरेट होगी, ठीक है। जितने डिपेंडेंट होंगे उनकी फ़ी सेपरेटली इंक्लूड होती जाएगी, और वीज़ा फ़ी भी जो है वो हर पर्सन की अलग अलग आपको देनी होगी। तो इस तरह से फिर जो आपका टोटल एक्सपेंस है वो उसी लिहाज से बढ़ता जाएगा जितने आपके साथ डिपेंडेंट जुड़े होंगे। अच्छा, लास्ट पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आपका केस जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट टिप आपकी ये है कि आपने खुद से अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट में ही रिजेक्ट हो जाती हैं। तो आपने किसी अच्छे, जिसकी रिप्यूट अच्छी हो, आपने कोई कंसल्टेंट अपनी सिटी में ढूंढना है और उनके थ्रू जो है वो अपना केस जो है वो स्टार्ट करवाना है, क्योंकि कंसल्टेंट जो है उनका ये डेली बेसिस का काम होता है। उनको पता होता है कि किस तरह से उसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाने जिससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और मिनिमम टाइम में जो आपका जो है कोई केस जो है वो चल सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते हैं डिफरेंट कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट क्या करता है, उनको कहता है कि वहाँ से अभी ऑफर लेटर नहीं आया, तो इस तरह आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता रहता है। आप उस कंसल्टेंट के पास जाएं जिसकी रिप्यूट जो है वो मार्केट में अच्छी है और आपने देखा है कि वो वीज़े लगवा के दे रहे हैं एक्चुअल में, ना कि ऑफिस खोल के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ऑफर लेटर नहीं आ रहा, ऑफर लेटर नहीं आ रहा। आप उसके पास जा के उस रिक्वेस्ट कर रहे हैं और
वो आपको बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं ले रहे, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए। ये मेरी जो आप इस टिप को प्लीज़ याद रखिएगा। अपना वीज़ा काम जब आप शुरू करें तो ये आप माइंड में रखिएगा कि आपके कंसल्टेंट की रिप्यूट कैसी और उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो आपका काम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता जाएगा, क्योंकि वो आपके साथ हर चीज़ में जो है वो कनेक्ट रहेगा और आपको भी गाइड करता रहेगा कि आप फर्दर क्या करें जिससे आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंडली ये बात है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने लिखा होता है कि इस सिटी के ये कंसल्टेंट हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उन कंसल्टेंट्स के पास जाएं। थर्डली मैं आपको एक बात कहूँगी यहाँ पे कि अगर आप की यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है कैस के दौरान, तो आपने उस इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने माइंड में रखना है, जो आप क्वेश्चंस उनके आंसर उनको देने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो आपके लिख के आपके इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुंचाते हैं, और जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपसे वो इमिग्रेशन जो ऑफिसर जो है वो क्वेश्चन वो दोबारा से पूछ सकता है। तो अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज़ अपने आंसर को आप लिखें और उनको अच्छी तरीके से याद करें जब आपका इंटरव्यू हो, ताकि उसमें किसी किस्म की रिजेक्शन के चांसेस ना। वो क्वेश्चंस आपको आपका कंसल्टेंट दे सकता है, और अगर उसके पास नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं, आपको जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारे और भी टेस्ट जो है वो अनाउंस करवाती हैं, लाइक डोलिंगो। तो उसका ये नुकसान है कि आप सिर्फ फिर उस एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड रह जाते हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम आइट्स ही एक्सेप्ट करती हैं। तो मेरा ये मशवरा आपको होगा कि आप प्लीज़ आइट्स करें, आइट्स के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि आइट्स कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। और फिर आप जब आपने नेक्स्ट PSW लेना होता है तो उसके लिए भी जो है वो आपका आइट्स जो है वो आपका यूज़फुल रहता है। अभी के लिए जो है वो इतनी डिटेल काफ़ी है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जिसका मैंने यहाँ पे नहीं बताया इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको न्यू वीडियो के अंदर उसका आंसर ज़रूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरे लिए ये एक छोटी सी मोटिवेशन होगी आपका एक क्लिक, और फर्दर हम नई वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।